हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शारदा अपनी बहू उर्मी को अपने कमरे में बुलाती है और बोलती है, अरे उर्मी बहू, तेरी शादी को 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक तूने अपने हाथ तक कुछ भी नहीं खिलाया है। तुझे पता है ना, नई बहू के आने के बाद पहली रसोई नाम की रस्म होती है। माँ जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं इस रसोई में अपनी पहली रसोई तो बनाने से रही। अरे चूल्हे पर कौन खाना बना पाएगा, और मुझे तो मेरी माँ ने चूल्हा कैसे जलता है ये तक नहीं सिखाया। बहू तो कौन सी बड़ी बात है, जो तेरी माँ ने नहीं सिखाया वो तेरी सासू माँ सिखा देगी। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी ना तुझे। माँ जी, परेशानी वाली बात तो अब भी है। मैंने आज तक चूल्हे का इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो अचानक से कैसे कर सकती हूँ। ऊपर से अब मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब मुझे अब चूल्हे पर ही खाना बनाना होगा। बहू तो जब तक सच्चाई से भागी तब तक ऐसा ही होता रहेगा। इससे तो अच्छा है तो जितनी जल्दी इस घर को, परिवार को, रसोई को अपना लेगी उतना ही अच्छा होगा। माँ जी, मुझे घर परिवार और रसोई को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बस परेशानी इतनी सी है कि आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। जब तक मेरे ससुराल में नई रसोई नहीं बनेगी तब तक इस बहू की पहली रसोई नहीं होगी। बहू तू ससुराल में आते ही बगावत क्यों कर रही है? तुझे नई रसोई ही तो चाहिए ना। मैं बोल तो रही हूँ कुछ दिनों बाद बन जाएगी, लेकिन जब तक रसोई को तू संभाल ही सकती है ना। माँ जी, मैं आपसे भले ही उम्र में छोटी हूँ, लेकिन इतनी अकल तो मुझ में भी है कि अगर हम किसी चीज में अच्छे से ढल जाते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है, और मुझे इस रसोई की आदत से ही दूर रहना है। बहू, मैं तुझे जितना समझा सकती थी उतना समझा चुकी हूँ, आगे तेरी मर्जी है। माँ जी, मैं भी आपको जितना समझा सकती थी उतना समझा चुकी हूँ। अब आपको ही समझना चाहिए कि आपकी उम्र हो चुकी है। अब घर आपकी बहू को ही संभालना है, तो ससुराल में नई रसोई होना जरूरी है। जितना शारदा अपनी बात पर अटल थी, उतना ही उर्मी भी अपनी सास की बात को टालकर अपनी बात को बार बार रखे जा रही थी। लेकिन दोनों में से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था, और इसी वजह से घर में खाना उर्मी के सास शारदा को ही बनाना पड़ता था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद शारदा अपने बेटे के दफ्तर में ही खाना लेकर जाती है और अपने बेटे मुकुंद से कहती है, बेटा तू घर पर कोई नौकरानी रख ले या अपनी बीवी को बोल दे, क्योंकि रोज रोज सुबह उठकर खाना बनाना मुझसे नहीं बनाया जाता। आज देख, इसी वजह से तुझे खाना देने दफ्तर आई हूँ। तो माँ, आप उर्मी से क्यों नहीं बोलती हो? अरे वैसे भी आपकी उम्र हो गई है, आप कब तक पूरा घर अकेले संभालोगी? अब आपकी बहू आ गई है, आपने उसे बोला या नहीं बोला? बेटा एक बार बोला हो तब तो मैं कुछ बताऊँ ना। मैं तो बहू को बोल बोल कर थक ही गई हूँ। वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है, बल्कि वो तो जिद लेकर बैठी है कि उसे ससुराल में नई रसोई चाहिए। माँ, आप भी तो उर्मी की इस बात को गलत ही जिद मान रही हो। अरे जो चीज उर्मी ने आज तक की ही नहीं है, अब अगर उसे अचानक से करना पड़ जाए तो वो कैसे करेगी? आप खुद ही बताओ ना। तू तो बस अपनी माँ को ही गलत बोल, क्योंकि तेरी बीवी तो हमेशा सही रहती है ना। गलत कौन? गलत तो तेरी माँ ही है। लेकिन मेरी बात भी सुन, ये नई रसोई तो बनने से रही। गलत सही की बात नहीं माँ, मैं बस आप दोनों के बीच की परेशानी को कम करना चाहता हूँ। बस इसीलिए ही बोल रहा हूँ कि घर में एक नई रसोई बनवा लेते हैं, इतनी तो कोई परेशानी है ही नहीं। तुझे मेरी बात प्यार से माननी है तो मान, और नहीं माननी तो मत मान, लेकिन मेरे जिंदा रहते हुए घर में नई रसोई तो नहीं बनेगी। मैं तेरा खाना लेकर आई थी, लेकिन तुझे अभी अपनी बीवी की ही पड़ी है। माँ, अगर आप भी नहीं मानोगी और उर्मी भी नहीं मान रही है तो ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन मुझे माफ करना, ये सास बहू की लड़ाई में मैं तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अपनी बीवी को कुछ ना बोलना पड़े इसलिए बीच में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। मैं भी क्या कर सकती हूँ। तू खा आराम से खाना, मैं जा रही हूँ। शारदा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। शारदा को अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी अपनी बहू बेटी की बात नहीं मानती। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब तक उर्मी रसोई में नहीं गई थी। कुछ दिनों बाद शारदा खाना बना रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन रमा आती है, और शारदा को खाना बनाते हुए देखकर रमा हंसने लगती है। रमा को हंसते देखकर शारदा बोलती है, क्या हुआ रमा, इतना हंस क्यों रही है? मुझे भी बता दे ऐसी क्या बात है, मैं भी थोड़ा हंस लूं। अब तुझे कुछ बता भी दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरे हंसने के दिन तो कब का चले गए।
अब तो तेरे रोने के दिन आए हैं। तभी तो बहू के होते हुए तू रसोई में खाना बना रही है। अब क्या ही करूँ मैं, बहू की फरमाइशें ही इतनी हैं। अगर बहू की फरमाइशें पूरी करने लग गई तो घर बेचने पड़ जाएगा एक दिन। इससे तो अच्छा है कि खुद ही हाथ पैर चला लूँ मैं। तुझे अपनी बहू को थोड़ा दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि बहू के होते हुए भी तू खाना बना रही है। और तेरी बहू को देख, वो कैसे आराम फरमा रही है। हाँ, तेरी बात सही है, लेकिन बहू की डिमांड भी तो सुनना। बहू को अब नई रसोई चाहिए घर में। रातों रात में रसोई बंद तो नहीं जाएगी, और मैंने इतनी बार मना कर दिया है, तो अब बोलूंगी हाँ कि नई रसोई के लिए मैं तैयार हूँ, तो मेरी बात भी तो झूठी हो जाएगी ना। तो एक काम कर, तबीयत खराब होने का नाटक कर और बोल दे अपने बहू बेटे को कि बहू की मर्जी से नई रसोई बनवा दो, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खास नहीं है। हाँ, बात तो तू सही बोल रही है। अब मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा। शारदा रमा की बात मान लेती है और उसी शाम से ही बेहोश होने का नाटक करती है। उर्मी अपनी सास को कमरे में लेकर जाती है और अपने पति को कॉल करके घर बुलाती है। मुकुंद अपनी माँ से बोलता है, माँ आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है कि आपको चक्कर तक आ गए। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब? चलो हम आपकी दवाई लेकर आते हैं। नहीं बेटा, वो रसोई में सारा काम मैं ही करती हूँ, तो थोड़ी थकान तो हो ही गई है ना, इसलिए चक्कर आ गए। माँ आपकी तबीयत खराब हो रही है और मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। लेकिन बेटा, माँ आप बस भी करो, बहुत हो गया। मैं कल ही नई रसोई का इंतजाम करता हूँ। आप सही कह रहे हैं, माँ जी तो जिद करती ही रहेंगी, लेकिन हमें भी तो समझदार बनना होगा। मुकुंद अगले ही दिन नई रसोई के लिए सामान लाता है और कुछ दिनों में एक नई रसोई बनकर तैयार हो जाती है। उस दिन उर्मी की पहली रसोई भी थी। उर्मी सबके लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है और अपनी पड़ोसन रमा को भी खीर देते हुए कहती है, आंटी, आपने मेरी मदद की और माँ जी को मनाया नई रसोई के लिए। थैंक यू सो मच। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, माँ जी रसोई में लगी रहती हैं और मैं कुछ ना करूँ, लेकिन मुझे चूल्हे पर भी तो खाना बनाना नहीं आता ना। बहू, इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? मैं कोई पराई तो नहीं हूँ ना, तेरी सास मेरी भी सहेली है ना। हाँ आंटी, लेकिन मैं तो माँ जी को समझाते समझाते थक गई हूँ। माँ जी तो मेरी बात ही नहीं समझना चाहती थी, इसलिए मुझे आपकी मदद लेनी पड़ी। बहू कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। उन दोनों की सारी बातें शारदा सुन लेती है और ये सब सुनकर शारदा अंदर आती है और कहती है, बहू ये सब तूने करवाया था? सच कहूँ तो बहू, पहले मुझे लग रहा था कि तू बस नाटक कर रही है, तुझे काम नहीं करना। लेकिन तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज नई रसोई में बहू की पहली रसोई भी हो ही गई। शारदा को अपनी बहू की बात समझ आ जाती है और उसे अपनी गलती भी समझ में आती है। माया अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है और अपनी बहू गरिमा से कहती है, बहू, ये तेरा ही घर है, तो तुझे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे यहाँ जैसे भी रहना है रह सकती है, और मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ, ठीक है ना? माँ जी, मुझे पता है आप मुझे बहुत मानती हो, लेकिन मुझे मेरी माँ ने बहुत संस्कार दिए हैं और मुझे पता है अपने ससुराल में कैसे रहते हैं। हाँ पता है मुझे, तेरी माँ ने तुझे बहुत संस्कार दिए हैं, तभी तो मुझे तो इतनी पसंद आई और मैंने तुझे देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी। अच्छा माँ जी, आप आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ आपके लिए। आप थक गई होंगी ना बहुत। अरे मुझसे ज्यादा तो तू थकी होगी, शादी तेरी हुई है। तू जा अपने कमरे में आराम कर, मैं खाना भिजवाती हूँ। माँ जी, जब तक आपकी बहू नहीं थी तब तक आपने सारा काम कर लिया, लेकिन अब तो आपकी बहू आ चुकी है, इसलिए मेरे होते हुए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस आराम करो, मैं खाना ले आऊंगी। ठीक है बहू, जैसा ठीक लगे तुझे। गरिमा माया के लिए खाना बनाने लगती है और उसे खाना देती है। ऐसे ही गरिमा एक अच्छी बहू की तरह बहुत आदर सत्कार से अपनी सास की सारी बातें माना करती। गरिमा के आने के बाद से माया बहुत खुश रहने लगी थी और उसके घर में भी बहुत रौनक थी। कई दिनों तक ऐसे ही सब अच्छे से चलता है। कुछ दिनों बाद अचानक से गरिमा के पेट में बहुत जोरों से दर्द उठता है। तभी गरिमा अपनी सास को बुलाकर कहती है, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह जब सबके लिए पकौड़े बनाए थे मैंने, वही खाए हैं, उसके बाद से पेट में दर्द शुरू हो गया है। तुझे पकोड़े खाने से इतनी दिक्कत होती है तो क्या जरूरत थी पकोड़े खाने की? देख अब हो गई ना तबीयत खराब। माँ जी, अब घर पर रिश्तेदार आए हुए थे,
और सब मुझे इतना बोल रहे थे खाने को। अगर मैं नहीं खाती तो सबको ये लगता कि मुझ में कितना घमंड है। अरे मेरी संस्कारों की देवी, तुझे पकोड़े पचते नहीं है ये बोल देती ना। उन लोगों ने बोला और तूने खा लिया है ना। माँ जी, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी आपको आपकी बहू को लेकर कुछ भी कहे। मुझे कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कुछ कोई बोल दे तो मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। तू इतनी अच्छी है कि तुझे डांटने का भी मन नहीं करता। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ। दवाई खा लेगी तो आराम भी मिल जाएगा। माया गरिमा के लिए दवाई लेने जाती है और थोड़ी देर बाद गरिमा को जैसे ही दवाई देती है तभी उसकी पड़ोसन नीतू उसके घर आती है और आवाज लगाकर दोनों सास बहू को बोलती है। अरे ओ सास बहू, कहाँ हो? यहाँ तुम्हारे घर में मेहमान आए और तुम दोनों के अलग ही गप्पे चल रहे हैं। जरा यहाँ तो आओ। हाँ बोल, क्या हो गया? इतना क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो तुम? माँ जी, आप बैठिए, आप दोनों के लिए चाय नाश्ता मैं लेकर आती हूँ। अरे तेरी तबीयत खराब है, तू बैठ, मैं लेकर आ जाऊंगी। और मैंने तुझे दवाई दी है ना, पहले वो खा ले तू। लो, बहू में इतना दिमाग है कि अपनी सास को उंगलियों पर नचा रही है, और सास है कि खुशी खुशी नाच भी रही है। अरे तू बोलना क्या चाहती है? साफ साफ बोलना। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि तूने अपनी बहू को ज्यादा ही छूट दे रखी है। देख, अपनी बीमारी का बहाना मार के तुझसे सारा काम करवा रही है। नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हो। मेरे सच में पेट में दर्द है, तभी तो माँ जी मना कर रही हैं मुझे काम करने से। अरे अच्छे से जानती हूँ मैं, घाट घाट का पानी पी रखा है मैंने। कौन बहाना बना रहा है, कौन सच में बोल रहा है, सब जानती हूँ मैं। चल, अच्छे से जानती है तो अपने घर जा और समझदार हो जा। यहाँ मेरे घर आकर मेरी बहू की चुगली मत कर। अरे तू तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस मजाक ही कर रही थी। मैं जानती हूँ अपनी बहू को, वो बेचारी इतना सारा काम अकेले करती है और उफ तक नहीं करती, और तू है कि उसकी बीमारी और दर्द को बहाना बोल रही है। माँ जी, आप क्यों बोल रही हैं ये सब इन्हें मेरी वजह से? इनके मन में जो भी था बोल दिया, लेकिन आप तो जानती हो ना मुझे। अरे मैं कुछ बोल नहीं रही तो तुम दोनों सर पर चढ़ रही हो। ये जो तेरी बहू है ना, संस्कारी बनने का नाटक करती रहती है और बीमार होकर सारा काम तुझसे ही करवा लेते हैं। मेरी बात माननी है तो मान, वरना तो तेरी मर्जी। नीतू इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और नीतू के जाने के बाद गरिमा माया से बातें करती है और उसे समझाती है। दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। कई दिनों तक सब ठीक चलता है कि अचानक से एक दिन गरिमा के पेट में फिर दर्द उठता है और गरिमा अपने पति समर और माया को बुलाकर कहती है, माँ जी, मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है। अब तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था, जान सी निकल रही है। जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो माँ जी। गरिमा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर गरिमा का इलाज करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर माया और समर से बोलता है, मैडम, आपकी बहू के पेट में पथरी हो गई है। अभी तो दवाई और आराम से उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन अगर उनको पूरा रेस्ट और खाना पीना ढंग से नहीं मिला तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। लेकिन मैं तो अपनी बहू का पूरा ध्यान रखती हूँ, फिर ये कैसे हो गया? ये बस ध्यान रखने से नहीं होती, बल्कि खाना पीना ढंग से ना होने के कारण भी हो जाती है। और आपकी बहू का खान पान ही सही नहीं होगा, इसी कारण उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ज्यादा कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? मतलब गरिमा दवाई और आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी ना? कोई परेशानी तो नहीं है? जी बिल्कुल, आप गरिमा को घर लेकर जा सकते हैं और मैं आपको लिखकर दे दूंगा इनका खाना कैसा करना है। ठीक है। समर और माया थोड़ी देर बाद गरिमा को घर लेकर आते हैं और गरिमा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। गरिमा को बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। कुछ दिनों बाद माया किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ गरिमा आती है। माँ जी हटिए, जब से मुझे ये बीमारी हुई है सारा काम आपको ही करना पड़ता है। हटो, खाना मैं बना देती हूँ। बहू तू पहले ठीक हो जा, फिर काम कर लियो। और वैसे भी तुझे कमजोरी महसूस हो रही है, पहले अच्छे से ठीक हो जा, फिर तुझे ही तो ये घर संभालना है। हाँ माँ जी, लेकिन जब तक मैं ठीक नहीं होती तब तक आप ऐसे काम करती रहो, ये भी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी खाना तो मैं बना ही सकती हूँ। बहू मैं जानती हूँ तू बहुत संस्कारी है और तुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तेरी सास काम कर रही है, लेकिन जब तक मेरी ये संस्कारी बहू की बीमारी रहेगी तब तक मैं तुझे कोई काम नहीं करने दूंगी। बस यही तो चाहिए था मुझे, सारा काम आप करो और मैं आराम फरमाऊं और कोई मुझे कुछ भी ना बोले। चलो अब तो मौज ही मौज है मेरी। संस्कारी बहू होने का धोखा भी हो गया और काम भी नहीं करना पड़ेगा मुझे। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई तू? मैं यही सोच रही थी कि आपकी मदद कैसे करूं, क्योंकि आप तो मुझे करने ही नहीं दोगी ना कुछ।
हाँ तो करना भी क्यों है, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। जब खाना बन जाएगा तो मैं बुला लूंगी, ठीक है ना? और हाँ, अब यहाँ खड़े होकर कुछ सोच मत संस्कारी बहू, थोड़ा तो अपनी सास की बात मान ले और जाकर आराम कर ले। ठीक है माँ जी, लेकिन जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी फिर आप एक भी काम नहीं करोगी। गरिमा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। गरिमा बस काम से बचने के लिए संस्कारी होने का नाटक कर रही थी। कई दिनों तक किसी को कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद गरिमा को लेकर चेकअप के लिए समर और माया हॉस्पिटल जाते हैं और गरिमा वहां अकेले में डॉक्टर से बात करती है। अच्छा हुआ तू मेरा कॉलेज फ्रेंड था, इसलिए तो मुझे ये बीमारी का बहाना बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन मैं ज्यादा समय तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, कभी ना कभी तो पता चलना ही है ना। अगर उन लोगों ने मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दिया तो। दोनों की बातें बाहर खड़े माया और समर सुन लेते हैं और अंदर आकर माया कहती है, बहू तूने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, हम तो तुझे अपनी बहू मानते थे और तूने ये सब किया, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ, थोड़ा तो सोच लेती ये सब करने से पहले। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, तूने काम से बचने के लिए ये सब किया था ना, तो ठीक है, अब तुझसे ना ही कोई काम करने के लिए बोलेगा और ना ही हमारे घर आने की जरूरत है। गरिमा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब एहसास होने से क्या फायदा। माया गरिमा को वापस उसके घर भेज देती है और उसके बाद गरिमा अपने मायके में जाकर सच में संस्कारी बहू होने की कोशिश करती है और किसी न किसी बहाने से अपनी सास को मनाती रहती है। अब आगे की जिंदगी उसकी ऐसी ही चलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।